मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा भूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर विकासनगर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 1 विषय विज्ञान, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमने पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद हमने पढ़ा था अभिक्रियाओं में अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात इसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। उन दोनों की अभिक्रिया से एक उत्पाद बनता है। जैसे इसके उदाहरण है कोयला, कोयले का दहन। जब हम कोयले को जलाते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जब कोयला कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वहाँ से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर क्या है, जल का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि दो पदार्थ, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में कोई भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। यानी कि एक अभिकारक को किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से वो टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ये अभिक्रिया जो है, वियोजन की जो अभिक्रिया है, ये तीन प्रकार से होती है। सबसे पहली है ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी अभिकारक को हमने, अगर किसी भी पदार्थ को अगर हमने तोड़ना है तो उसे तोड़ने के लिए, उसे उनके उत्पाद को विभाजित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाह्य बल लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाह्य तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। तो वही तरीके हैं, तीन प्रकार उपयोग किया जाता है। सबसे पहला ऊष्मीय वियोजन। इसमें अभिकारक और अभिकारक का वियोजन जो है ऊष्मीय विधि, यानी कि उसे ताप देकर उसे वियोजित किया जाता है। जैसे उदाहरण है इसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये सॉलिड है, कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो सॉलिड होता है, ठोस पदार्थ होता है। और जब इसे ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो एक पदार्थ, ठोस पदार्थ है, वो बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उत्सर्जित होती है। तीसरी है इसमें दूसरी है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अर्थात इसमें अभिकारक का विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे वियोजित किया जाता है। इसमें अभिकारक का वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने से होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि जल। अगर तो हम जल को, वैसे तो हम कहते हैं जल को हम विभाजित नहीं कर सकते, परंतु जब हम जल को में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या है, वो दोनों उत्पादों में टूट जाता है। यानी कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन दोनों में ये विभाजित हो जाता है। तीसरी है हमारी प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन है, इसमें अभिकारक का वियोजन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अर्थात कोई भी अभिकारक हमारा अगर तो बाहर सूर्य के प्रकाश में पड़ा है तो वो विभाजित हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है उन्होंने सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड जो है उसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर जो है वो सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, और क्लोरीन गैस में विभाजित हो जाता है। तो ये थी वियोजन अभिक्रिया, जिसके तीन प्रकार होते हैं। इसके बाद तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विभाजित करता है, यौगिक से विस्थापित करता है। मतलब कि जब कोई ऐसा तत्व हम लेंगे जिसकी जो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, और उसे किसी ऐसे तत्व, ऐसे अभिकारक के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे
जो उसके मुकाबले उसकी अपेक्षा में कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे इसका उदाहरण दे रखा है, लोहे को अगर हम कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स विलियन, एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट का जब जलीय विलयन होगा उसमें जब हम लोहे को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, लोहा जो है वो कॉपर को उसमें से विस्थापित कर देगा और जो लोहे का सल्फेट बनाता है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखेंगे आप कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित किया गया है और किसने किया है, लोहे ने। चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अर्थात इसमें अभिकारक में जो है दो यौगिक होंगे और उनमें जो आयन हैं वो आपस में आदान प्रदान होगा, जिसके द्वारा जो है आपके नए उत्पाद बनेंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण दे रखा है, सोडियम सल्फेट के विलयन को और बेरियम क्लोराइड के विलयन को, जब ये दोनों विलयन की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो इनकी अभिक्रिया में क्या होगा, हमारा बेरियम सल्फेट जो है एक ठोस पदार्थ बनेगा। ये कैसा होगा, ये सफ़ेद रंग का अविलेय अवक्षेप होता है, मतलब ये घुलेगा, पानी में घुलता नहीं है। और दूसरा बनता है सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, ठोस बनेगा। ये एक लवण है सोडियम क्लोराइड। तो ये दो जिनकी जलीय विलयंस हैं तो इनसे ये क्या बनेंगे, दो हमारे अवक्षेप बनेंगे, दो ठोस पदार्थ बनेंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यह है द्विविस्थापन। जैसे यहाँ पहले में सोडियम सल्फेट में से सल्फेट का जो आयन है उनका विस्थापन हुआ है और बेरियम क्लोराइड में से क्लोरीन का विस्थापन हुआ है। तो बेरियम ने सल्फेट के साथ अभिक्रिया की है, बेरियम की अभिक्रिया सल्फेट के साथ हुई है और सोडियम की अभिक्रिया जो हुई है वो क्लोरीन के साथ हुई है। तो दो ठोस पदार्थ बने, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये थी कुछ। इसके बाद आती है पांचवी अभिक्रिया। पांचवे जो प्रकार है वह उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन ये क्या होते हैं, उपचयन है। उपचयन अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी कि अगर कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अगर होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये उपचयन है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और यहाँ अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि उपचयन का बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसका जैसे एक उदाहरण दे रखा है, इससे हम समझेंगे कि इसमें जैसे ये दे रखा है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो कि जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का जो कॉपर ऑक्साइड है उस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका अपचयन हो जाएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये अपचयन हो गया इसका। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ जो है जल का, हाइड्रोजन जो है जल के साथ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो ये इसका उपचयन होगा, हाइड्रोजन का उपचयन हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ। एक बार दोबारा मैं नाम बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो यौगिक मिलकर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जिसमें कोई यौगिक दो भागों में टूट जाता है। इसके 3 प्रकार हो गए, उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का, यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन, जिसमें आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। और उपचयन एवं अपचयन, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो
तो ये कुछ अब आता है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या है, जैसे कि संक्षारण होता है। संक्षारण हम कहते हैं किसी चीज़ में जंग लगना, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कोई धातु अगर वो नमी में, ह्यूमिडिटी आर्द्रता में, या वायु में, पानी में, या किसी अम्ल में रखी हुई है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो क्या है, उसके ऊपर कोई एक परत जम जाती है। जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। इसी तरह से अगर वो कहीं हमारे पास चांदी है, चांदी के ऊपर अगर वो खुले में रखी हुई है तो उसके ऊपर एक काली परत जम जाती है। और तांबा अगर वो कहीं रखा है तो तांबे के ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो अभिक्रियाएँ हैं कहलाती है संक्षारण। तो ये संक्षारण जो है ये भी उपचयन अभिक्रिया का है उदाहरण है, हमारे जो दैनिक जीवन में होते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम करते हैं कि जैसे जो ये हमारे पदार्थ हैं, जैसे लोहा है, लोहे को हम पेंट करके रखते हैं, या और भी पदार्थ हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी अन्य धातु की पॉलिश कर देते हैं, जिसकी वजह से ये संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरा है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या है, जैसे हम देखते हैं कि वसायुक्त कोई तेलीय या ऐसा कोई हो जिसमें वसा का मिश्रण होता है, जैसे हम कहते हैं उसमें बात करें बच्चों के खाने के जैसे चिप्स होते हैं, तो ये सामग्री जो है वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है, एकदम से उपचयित हो जाती है। यानी कि अगर उसे खुले में ऐसा रख दिया जाए तो उसमें से कुछ स्मेल सी इस तरह ये अजीब तरह की उसमें गंध आने लगती है। तो यही हमारी कहलाती है कि उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आता है, जिसे हम कहते हैं विक्रगंधिता। और ये किस कारण से आता है, ये केवल वायु के संपर्क में आने से होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो खाद्य सामग्री के पैकेट होते हैं उससे क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि उनके स्वाद में और इसमें कोई वो ना हो, कोई अंतर ना आए। अब आता है तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ। अभी हमने रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं, परंतु अगर तापमान के आधार पर, क्योंकि तापमान की हमने जैसे पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रियाएँ हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जब दो चीज़ें मिलती हैं तो मिलने के बाद उनके तापमान में कुछ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से जब पढ़ा था हमने, जब किसी यौगिक को दो भागों में तोड़ा जाता है तब भी उसे तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऊष्मा की या इस तरह की कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी आधार पर हमारी जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली ऊष्माक्षेपी, यानी कि वो अभिक्रियाएँ जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है प्राकृतिक गैस का दहन। जो हमारे घर में एलपीजी होती है, प्राकृतिक गैसें हैं, उनके दहन करने पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बनती। ये दोनों तो हमारी गैस बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल वाष्प बनती है, और साथ में उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो या दूसरा हम कर सकते हैं, जैसे हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमारे भोजन का पाचन होता है। तो जब भोजन का पाचन होता है तो उससे भी, भोजन के पाचन से भी, जब वहाँ पे हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, उस भोजन को ग्लूकोज का जो उसका भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, उसका जब दहन होता है तो उसके दहन से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो दहन होता है तो उससे भी ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर को काम करने के लिए आवश्यक होती है। दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी कि जिसमें हमें वियोजन अभिक्रियाएँ हैं सारी, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि हमें उसमें ऊष्मा का कोई ना कोई भाग, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा, किसी ना किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण वही दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा गर्म किया जाता है, उसे ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद।